नमस्ते। आज हमारे बीच एक ऐसी व्यक्तित्व पर्सनालिटी कहें आई हुई है जो किसी ज़माने में अपना करियर जर्नलिज्म पत्रकारिता से शुरू किया, फिर राजनीति में उनका प्रवेश हुआ, सामाजिक अभियंता के रूप में आज के दिन में सक्रिय हैं और भोजपुरी भाषा के आंदोलन में भी उतने ही ज़्यादा लगी हुई हैं। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, सुनता हूँ उन्हीं के मुँह से। स्वागत है सलमा जी कन्वर्सेशन विद गणेश के इस स्टूडियो में। जी धन्यवाद, नमस्कार। हमको जहाँ तक याद है लगभग 17-18 वर्ष पहले मैंने आपको देखा था यहीं सामने स्कूल में। किसी ने बताया ये सलमा जी हैं, जर्नलिज्म में लगी हैं। उस ज़माने में लड़कियां जर्नलिज्म में लगती है यदि तो अचंभा माना जाता था, और आप जिस कौम से बिलोंग करती हैं तो हमको बड़ा अचंभा हुआ। तो मैंने कहा यार अब चेंज आ रहा समय, काफ़ी बदलाव आ रहा समाज में। उसके बाद में अचानक से मालूम हुआ आप पोखरिया नगर पालिका में चुनाव लड़ रही हैं उप मेयर में। तो मेरे को फिर अचंभा हुआ, अरे वाह क्या बात है, सच में जीत के भी दिखा दिया आपने। आज के दिन में सामाजिक अभियंता के रूप में अनेक संस्थाओं में आप लगी हुई हैं, एक बच्चे की माँ भी है जी। पारिवारिक जिम्मेवारियां तो है ही हैं। गांव भी फिर आपके यहाँ से दूर, तकरीबन आधा घंटा का ट्रैवलिंग जी। कैसे सकती है? फिलहाल तो मैं अभी बीरगंज में रह रही हूँ, लेकिन जितना भी मेरा कार्यकाल था 5-6 साल कंटिन्यू वहीं पे रही। तो क्योंकि जिम्मेदारियां स्थानीय सरकार की थी और स्थानीय तह पे क्या होता है कि लोग छोटी छोटी बातों से छोटी छोटी नीड्स के लिए जुड़े हुए होते हैं, तो हर वक्त उनके लिए उपस्थित होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मेरे कार्यकाल और उसके बाद का भी लंबा एक साल तक मैं वहीं पे थी। प्रॉपरली यहाँ की फैमिली से दूर थी, बच्चे के साथ वहीं रह रही थी। उसके बाद अब उसकी पढ़ाई स्कूल्स की वजह से फिलहाल बीरगंज में हूँ। शक्ति कैसे है वो जानना है, मतलब जनता जानना चाह रही है। परिवार, पॉलिटिक्स, मैं सुना हूँ किसी राजनीतिक पार्टी में आप युवा सेल में इंचार्ज भी हैं, किसी राजनीतिक पार्टी में कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। कैसे समय निकाल पाती हैं? बच्चा भी छोटा है। सच कहें तो थोड़ी मुश्किल होती है, बिल्कुल आसान तो नहीं है। और थोड़ा दौड़ धूप भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये है कि किसी चीज को करने का जज्बा अगर होता है, खास करके अगर आपकी रुचि की विषय है। परिवार में तो रुचि का बात नहीं है, वो तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारियां और आप अपनों से प्रेम की बात आती है, तो वो जिम्मेदारियां तो निभानी होती है। लेकिन उसके साथ घर से बाहर की जो जिम्मेदारियां हैं तो अपने रुचि की विषय है। और एक बार अगर हम खास करके ये सामाजिक सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो वो एनर्जी वहां से आती रहती है कि मुझे ये करना है, लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। कम से कम सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। तो इस वजह से भी मैनेज करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत इस दौरान कभी परिवार थोड़ा सा सफर करता है और कभी कभार सामाजिक जिम्मेदारियां थोड़ा आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन सब मिला के कहें तो हो रहा है, मैंने हो रहा है। इसी स्टूडियो में एक महिला आई हुई थी काठमांडू से, तो मैंने यही सवाल उनसे किया, तो उनका क्या जवाब था, बड़ा मुश्किल समय जब होता है, मेरा श्रीमान, मेरा हस्बैंड या पति देव कहें, का इच्छा ये रहता है कि मेरी मैडम हमको सुबह सुबह बेड टी बना के पिलाए। फिर उसी श्रीमान का इच्छा ये भी रहता है मेरी मैडम समाज में भी अपना नाम कमाए और उसका फोटो और नाम अखबार में आवे। फिर उसी हस्बैंड का इच्छा ये रहता है कि मेरी मैडम अवार्ड भी जीते और बड़े बड़े फंक्शन में वो लीड भी लेवे, समाज उसको पहचाने, उनका पर्सनालिटी एक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो। तो एक साथ में ये दो भूमिका एक औरत कैसे निभाएगी, उनका ये कहना था। हस्बैंड को हम बेड टी बना के पिलाएं और बाजार का भी काम देखें, हाउ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके केस में क्या है सीन, कितना सपोर्ट है हस्बैंड का?
उनका जो अनुभव था कहीं ना कहीं उससे सहमत हूँ, क्योंकि अभी की महिलाओं से, पुरुषों का तो अपना संघर्ष है ही, लेकिन महिलाओं से मुझे लगता है खास करके जो हम लोग एम्पावर्ड वुमेन कहलाते हैं, अपेक्षाएं कुछ और ज्यादा हैं। जो बातें अभी कही कि हमें घर पे भी परफेक्ट एक बहू, एक माँ की भूमिका, एक श्रीमती की भूमिका निभानी है, और जब हम बाहरी दुनिया में काम कर रहे हैं वहाँ की चीजें भी वहाँ पे अच्छी तरह से करना है। और इस दौरान थोड़ा सा यही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाती हैं, लेकिन लकीली मेरी फैमिली, खास करके हस्बैंड का कहें तो वो सपोर्टिव हैं, वो समझते हैं, तो उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है। क्योंकि जब फैमिली आपके काम को समझे, खास करके सामाजिक जिम्मेदारियों को समझे, तो काफ़ी कुछ आसान हो जाती है। और इस मामले में मुझे लगता है मेरे लिए कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं। खास करके जब बेबी हुआ तब मुझे बहुत डर था, लगता था कि घर पे हस्बैंड पर उतना समय तो देते नहीं है, वो भी बिजी रहते थे, अभी भी हैं, पर लगता था कि अब कैसे मैनेज करूंगी, अब तो बेबी को छोड़ के निकल नहीं सकते, अगर वो नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। लेकिन एक जिस तरह से कहते हैं ना, माँ की एक ममता जागती है अलग तरह से माँ बनने के बाद, अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनमें एक बदलाव देखा मैंने पिता में जी, जो उनसे शायद मुझे 1% भी अपेक्षा नहीं थी। लगता था वो बहुत ही अलग टाइप के हैं, इमोशनल थोड़ा कम है टाइप का लगता था। लेकिन जब से वो हुआ, जब भी जरूरत पड़ी है, उन्होंने अपना काम छोड़ के, मीटिंग्स छोड़ के भी जितना हो सका है समय दिया है, और मुझे बाहर के कार्यक्रमों में भेजा है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मजेदार और भी है आपसे शेयर करने वाली। लंबे अरसे से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं सुना भी हूँ, फूड के मामले में बड़े ही बैलेंस्ड हो आप। फिजिकल फिटनेस के लिए या मेंटल फिटनेस के लिए, साइकोलॉजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को करना होता है। आप क्या करती हो? खाने के मामले में मेरा ये है, मैं बहुत शौकीन तो नहीं हूँ, नमकीन और खट्टी चीज़ें पसंद है, पर फिर भी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खाती। सिंपल खाना हो वो हो गया, बस शौकीन ना होने से ये होता है कि मुझे यही खाना है, वो क्रेविंग्स कुछ खास होती नहीं है। तो शुरू से ही एक चीज़ देखा है कि पता नहीं वो क्यों खाने के मामले में मैं हमेशा संतुष्ट रहती हूँ, बचपन से ही। बचपन में हम लोग जो चीजें कुछ आई खाने की चीजें, तो भाई बहनों को दे दिया जाता था, तो सब खा लेते थे, मैं फ्रिज में रख देती थी, तो वो रखे रखे मेरे पास है बोल के संतुष्ट रहती थी। अभी सोचती रहती थी तब तक कोई और खा जाता था। तो आज भी वही हाल है, आज भी रखे रखे चीजें खराब हो जाती हैं, तो इसलिए खाने के मामले में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये हमारा मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो आपका मुझे लगता है घरेलू और बाहरी दौड़ धूप ही काफी रहती है अभी तक। आगे के दिनों में एडिशनल एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी। मेंटल पीस के लिए मुझे जब भी लगता है मन भारी होता है या कुछ नहीं दिखता, दो चीजें खास करके मैं करती हूँ। एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बताती, लेकिन अपनी अम्मी जान से बात करती हूँ किसी बहाने से, लंबा थोड़ा, ऐसे मैं फोन पे ज्यादा बात नहीं करती, पर उस टाइम में किसी न किसी बहाने से बात करती हूँ। और दूसरा कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। तो बहुत ही सुकून मिलता है जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हो, और उसके बाद जो एकांत में कहते हैं ना, जो दुआएं मांगते हो, तो अलग सा सुकून फील हो, लगता है कि सब कुछ हो गया, अब छोड़ दिया अल्लाह पे, तो वो अलग तरह का सेटिस्फैक्शन है। और म्यूजिक वगैरह सुनती होंगी? म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक अभी इसलिए नहीं आया कि आज अभी जब से मैं पॉलिटिकली ज्यादा सक्रिय हुई, थोड़ा कम हो गया है, लेकिन म्यूजिक तो बहुत, ये जो बाहरी चीजें हैं उसमें म्यूजिक ही सबसे क्लोज लगता है मुझे। सबसे अच्छी बात क्या लगती है म्यूजिक की, हर सिचुएशन में आपका वो दोस्त बन जाता है। आप खुश हो उसके लिए भी है, आप दुखी हो उसके लिए भी वो आपको रिलीफ करने के लिए भी म्यूजिक आपको काम लगता है, एकांत में हो, किसी के साथ हो, तो इस वजह से म्यूजिक काफी पसंद है। यही बीरगंज में टाउन हॉल में आज से काफी साल पहले, करीब 2061 के करीब में म्यूजिक सिखाया जाता था। तो हमारी हॉस्टल में रहती थी ठाकुर राम की, तो एक जुनून भी चढ़ा हुआ था, म्यूजिक सीखना है, मुझे सिंगर बनना है बोल के।
दो चार दिन गई भी अपने मन से, सीनियर वो जो सिस्टर्स थी उनके साथ में। पर अब टेक्निकली उस वक्त म्यूजिक को थोड़ा कहिए ना उतना अच्छा नहीं माना जाता था इधर, लड़कियां गाएं या डांस की तरफ जाएं बोल के, तो सीख तो नहीं पाई। पर हाँ, एक बहुत अच्छी लिसनर हूँ। इधर कम इसलिए हुआ है कि मुझे इतना ज्यादा लगाव है कि लगता है कि जब म्यूजिक सुनूं तो उसका शब्द शब्द उसको सोच होता है ना, उसको ग्रहण करूं। जैसे एक रेत में पानी डालते हैं तो सारा वो इमोशंस ले लेता है। तो मैं कभी भी हड़बड़ी में म्यूजिक नहीं सुनती। तो जब से राजनीतिक रूप में ज्यादा सक्रिय हुई तब से म्यूजिक सुनना न चाहते हुए भी काफी कम हो गया है। लेकिन हाँ, जब टाइम मिलता है, लगता है कि मुझे अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला, तब सुनती हूँ, खास करके अकेले होती हूँ तो। और उसमें भी ज्यादातर गजल पसंद है। वाह, वो कहते हैं ना, whenever you are in saddy mood, go for romantic song. But if you are in happy mood, then go for saddy kind of, emotional kind of song. It will balance you. खैर आगे बढ़ते हैं। आपको गुस्सा भयानक आया किस दिन तो क्या करते हैं आप? गुस्सा अभी तक तो जनरली अगर कहूँ प्रैक्टिकल तो चुप रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उस वक्त बहुत चीजें आती है मन में। कभी किसी को, अब कोई छोटा है तो मन करता है जाके लगा दे दो हाथ, बड़े हैं तो भी मन में तो अब कई तरह की बातें, लगता है कुछ तो बोल दे, होता है ऐसा, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी तक तो मैं यही कोशिश करती हूँ जितना हो सके। दीवार में मुक्का मारना नहीं, वो सिचुएशन से मैं थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस करने की कोशिश करती हूँ किसी न किसी बहाने से, लेकिन उस माहौल में से कुछ पल के लिए निकलने की ट्राई करती हूँ। आपका गुस्से का शिकार आपके श्रीमान हुए हैं या नहीं कभी? हुए हैं, और वो समझते भी हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम दोनों थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो मैं भी खुल के नहीं जताती, वो भी खुल के सॉरी नहीं बोलते। अगर गलती हो गया है, कोई गलती हो भी गई है तो हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग में मिल जाती है बातें। सॉरी बहुत बड़ा शब्द है हस्बैंड वाइफ के बीच। जी, मैं भी नहीं बोलती जल्दी। ये नहीं कि सिर्फ उनका, मैं भी जल्दी नहीं कहती। बट हस्बैंड उठता है तो क्या करते हैं आप, या उठते ही नहीं है? नहीं, कभी कभार, लेकिन कम रूठते हैं। मैं ज्यादा रूठती हूँ। ओके, तो वो मनाते हैं? वो भी डायरेक्ट नहीं, वो भी इनडायरेक्ट ही मनाते हैं। आज तक डायरेक्ट नहीं मनाया, लेकिन हाँ थोड़ा सा होता है कि तो किसी न किसी बहाने से थोड़ा ज्यादा हंस के बात करेंगे, जो कि उस वक्त बड़ा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन इंटेंशन समझ में आता है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते? हाँ, डायरेक्ट नहीं कहेंगे। मेरी भी कमजोरी है, whenever I feel guilt, particularly about my wife, तो मैं कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करूंगा। चलो मिठाई ले लो, फिल्म देख लो, अच्छा क्या हाल चाल है। वो कितनी समझती मालूम नहीं, बट मैं ये नहीं कह पाता आई वॉज रॉन्ग। ये एक वीक पॉइंट रहती है, खास करके हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड की। मैं भी मुक्त नहीं हूँ, देखे कब मुक्त होते हैं। आज के जमाने की एक युवक युवतियों की नजर में आप एक प्रेरणा के पात्र हैं। मेरी नजर में आपको बड़ा ही नजदीक से दूर से यंगस्टर्स देखते रहते हैं, आपसे काफी कुछ वो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, काफी कुछ आपसे सुनने के प्रयास में लगे रहते हैं। आज के दिन में दूसरा एक डार्क पार्ट ये है कि मैक्सिमम यूथ जो है थर्ड कंट्री, फोर्थ कंट्री, खासकर गल्फ कंट्री जा रहे हैं। वो भी एक कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो नहीं, ये तो ब्लड ड्रेन हो रहा है। उन लोगों के लिए कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे ताकि उनके अंदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े? ये कहने से पहले एक चीज तो हम सभी को स्वीकारना होगा, एक जो सिनारियो है हमारे देश की, जो जैसी सिचुएशंस हैं, तो एक हद तक बाध्यता तो है, लेकिन हाँ उसका लंबा असर हमारी इकोनॉमी से लेके परिवार से लेके सामाजिक हर संरचना पे पड़ रहा है। इस वजह से इधर गंभीर होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बाहरी चमक धमक को देख के जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे जाके जिस लेवल तक का वो लोग संघर्ष करते हैं, उन युवाओं को मैं यही कहूँगी कि अगर हम
उतना उससे थोड़ा कम ही मेहनत अगर अपने देश में रहकर करें, संघर्ष तो करना है कहीं भी, तो वो संघर्ष हम लोग अपनी जगह पे अपनी फैमिली के साथ और अपने देश में अपने अधिकारों के साथ क्यों नहीं करें। क्योंकि आज हम दूसरे देश में जाके जो संघर्ष करते हैं वहां एक तरह से बहुत वो होता है ना, लिमिटेड, सीमित अधिकारों के बीच में होते हैं। लाख आप एक विद्यार्थी के रूप में जाइए, एक वर्कर के रूप में जाइए, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमेशा डरे हुए रहते हैं, क्योंकि वहां की सरकार, वहां की नीति नियम क्या बन रहे हैं, कई तरह के चैलेंजेस एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन वो काम करते वक्त अगर आप अपने देश में उतना कर रहे हैं तो आपके पास एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा। आपकी गवर्नमेंट आपकी एक फैमिली की जैसी है, आपको वहां पे अपनी बातें रखने की, उसके लिए लड़ाई करने का एक फुल होता है ना, अथॉरिटी है, हक है। तो उस चीज को समझते हुए, है समस्याएं बहुत हैं, बड़ी बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग ट्राई करें। खास करके मैं देखती हूँ कि ये अभी आईटी से लेकर हर एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए हमें बाहर ही जाके नहीं काम करना है। आप अगर स्किल्ड हैं, एजुकेशन की बात करें तो धीरे धीरे नेपाल में भी अच्छे इंस्टीट्यूट भी खुलने लगे हैं, और आपके पास स्किल है, खास करके अपना कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है नेपाल में रह के भी काफी कुछ किया जा सकता है। और रहा बाहरी देशों के में, नेपाल के लिए ही सिर्फ नहीं, नेपाल को आप वर्किंग स्टेशन बना के भी काम कर सकते हैं। और फैमिली के साथ रह के आप, मुझे लगता है जितना ग्रो कर सकते हैं मेंटली, फिजिकली, तो अपना एक आपको कहिए ना सिक्योरिटी के हिसाब से भी, हर हिसाब से वो होता है। और इमोशनली आप स्ट्रेंथ फील करते हैं, बाहर वो नहीं होता। हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, दोस्तों की बातें सुनते हैं, चमक धमक जो दिखती है, फ्रीडम दिखती है, कुछ हद तक है वहां पे, लेकिन कब तक? लगता है कि ये 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन आज हम देख रहे हैं ना, आप करोड़ों कमा रहे हैं, वो भी वापस हो रहे हैं ना अपने देश। वहां पे हैं तब तक बोलते हैं नेपाल में ये नहीं वो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि रह जाती है। तो मुझे लगता है कि पहले प्राथमिकता अपने देश को देनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। काफी कुछ किया जा सकता है, कुछ पर्सनल इनिशिएशन पे, और कुछ होता है ना, अपने लेवल के, अपने एज ग्रुप के लोग मिलके भी कुछ नए स्टार्टअप्स कर सकते हैं। और अभी का तो ये जो समय चल रहा है एकदम इनोवेटिव है, नए नए आइडियाज ला रहे हैं लोग, नए स्टार्टअप कर रहे हैं, काम करने के इतने सारे अवसर हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, ऑनलाइन काम करने की अपॉर्चुनिटीज है। नेपाल में रह के आप दुनिया के किसी कोने के किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो थोड़ा और एक्सप्लोर करें, और संघर्ष ही करना है तो हो सके तो अपनी फैमिली के साथ रह के करें, क्योंकि वो इमोशनल सपोर्ट काफी जरूरी होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये सौरभ द्विवेदी जी हैं जो लल्लन टॉप में ज्यादातर दिखते हैं, बेसिकली ही इज यूट्यूबर। एक बड़ा ही उनका अच्छा इंटरव्यू हमने देखा, उनसे किसी ने पूछा आजकल की महिलाओं को यदि हम आगे ले जाना चाहें, प्रगतिशील मार्ग पे एकदम दौड़ा देना चाहे, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया, दैट इज मेटाफोर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आप स्पोर्ट्स शू पहना दो, आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स शू पहनाओ, अपने वाइफ को पहनाओ, अपने बहन को पहनाओ, अपने माता जी को पहनाओ, अपनी दादी को भी पहनाओ स्पोर्ट्स। सामने वाला ने बोला वो क्यों, कैसे? बोला आप समझो स्पोर्ट्स सी का मीनिंग। जब बच्चियां सड़क पे चलेगी, नहीं दौड़ने लग जाएगी, और आपके फील्ड में, खासकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जब वो स्पोर्ट्स शू पहन के कंपटीशन में उतरेगी, जब वो स्पोर्ट्स शू पहन के माउंटेन क्लाइंबिंग में जाएगी, जब वो स्पोर्ट्स शू पहन करके किसी भी जगह पर पुरुष के बगल में खड़ी हो जाएगी, तो उनको ये कहना नहीं पड़ेगा कि तुम ये करो ये मत करो। तो स्पोर्ट्स शू का बड़ा ही भयानक उसमें महिमा मंडन, मतलब सिंबॉलिक रूप में किया हुआ। तो आप कितने कन्विंस हैं उनके ये कथन पर? उसकी क्या भूमिका हो सकती है महिलाओं को आगे लाने में? मुझे ये लगता है बहुत सिंपल एग्जांपल दिया उन्होंने, और ऑफ कोर्स काफी अच्छी तरह से इस चीज को प्रस्तुत किया है। तो मैं इसको इस तरह से मैं लेना चाहूंगी एक फीमेल के रूप में, कंफर्ट और एक्सपोजर। महिलाओं को जो हमारे नजरिए से देखे तो आज थोड़ा
अब तुलनात्मक रूप में परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आज के टाइम में थोड़ा ज्यादा अवसर है पढ़ने का, बाहरी एक्सपोजर का। लेकिन समग्र में अभी भी देखें तो महिलाओं को दो चीजों की ज्यादा, वो जो चीज में उन्हें पीछे रखा जाता है, जाने या अनजाने। एक तो कंफर्ट की बात होती है। शूज की ही बात करें तो वैसे भी टिपिकली महिलाओं के लिए एक से एक लाखों करोड़ों की हील शूज हैं, हील सैंडल्स हैं। तो उस हिसाब से देखें तो जिस कंफर्ट में आप एक स्पोर्ट शूज पहन के जिस तरह से आप कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, एक हील में नहीं कर सकते। तो ये चीजें हर जगह पे जीवन में लागू होती है, चाहे ड्रेसअप की बात आए, ये सब चीजें हुए, बोलने में भी जो अदब की बातें हैं, औरतों को ही, बेटियों को ज्यादा सिखाना। मैंने एक दो प्लेटफॉर्म पे और भी कहा है कि आजकल मैं एक चीज कहने लगी हूँ कि प्लीज आप या हम लोग अपनी बेटियों को ज्यादा संस्कारी ना बनाएं, क्योंकि संस्कारों को लेके जाने का जिम्मा सिर्फ औरतों का, सिर्फ बेटियों का नहीं है। ये तो एक कम्युनिटी है, एक वहाँ के जो मेंबर्स हैं, चाहे मेल फीमेल या जो भी हैं, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इन्हीं बहुत ज्यादा जो जिम्मेदारी हम लोग सर पे लाद देते हैं, उन्हीं को बचाने के चक्कर में कई औरतें, कई बेटियां, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, एक हिसाब से कहिए इनके लिए शहीद हो गई हैं। इसलिए सबको एक मानव के रूप में हम लोग उनको पालें और संस्कार सबको बराबर दें। अगर औरतों को सिखाते हैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को, दूसरों को, अपने जो घर के लोग हैं उनको इज्जत देने का, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने का, तो पुरुषों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, औरतों का सम्मान कैसे करें, ये चीजें सिखाएं। दूसरा अवसर की बात है, जो अभी शुरू में हम लोगों ने बात किया कि वो जब तक बाहर निकलेंगी नहीं, उनको अवसर दिया नहीं जाएगा, तब तक वो उन अपनी जो क्षमता है उसको कैसे वो लोग प्रमाणित करेंगे, कैसे करके दिखाएंगे। वो इस वजह से भी है कि अब अचानक से आप कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ला के एक औरत को आप आगे निकाल दे, लेकिन कल बचपन से उसको क्या सिखाया गया है, कभी किसी को पलट के जवाब मत देना। अगर दे दिया से डरो, हाँ, छिपकली से डरो। जवाब दे दिया तो बड़ी मुंहफट है। अब उसका भी एक लिमिट है, वो अलग बात है, लेकिन होता है ना, डिबेट करने पर भी उसको रोका जाता है, फैमिली के अंदर खास करके। कोई सार्वजनिक समारोह कुछ हुआ तो वहां पे लड़कियों को उतना आसानी से नहीं जाने दिया जाता। और ये तो बहुत ही चर्चित है कि बाजार भी जाना है तो अभी भी ज्यादातर छोटा भाई ही सही उसको साथ में लगा देंगे। कहीं ना कहीं एक सेफ्टी के हिसाब से या उसको कंफर्ट हो बोल के, जो भी वजह से हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इंडिविजुअलिटी पे उसका इनडायरेक्ट असर पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें ग्रो हो रही होती है और कल के दिन में जाके आप उससे उम्मीद करोगे कि आज तो हमने इसको सब कुछ दिया, आज इसको पढ़ा भी दिया, इसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, फिर ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पाई। अच्छा, तो आपने उसके अंदर क्या उसको भरा हुआ है, वो अचानक से आने वाली चीजें ये नहीं है कॉन्फिडेंस। इसलिए इन सब चीजों को शुरू से ही ध्यान देना चाहिए और उनके एग्जाम्पल को मैं इस तरह से लेना चाहूंगी, बराबरी और एक्सपोजर के लिए हिसाब से। संस्कार का जो बात आपने किया, तो अभी बीरगंज में भोजपुरी मूवमेंट चला हुआ, मैं भी हिस्सा हूँ उसका, आप भी हो, सब लोग लगे हुए। बट एक चीज में मेरी हमेशा वैचारिक बोलते हैं ना, डिफरेंसेस रहती है, भाषा या संस्कृति। कि संस्कृति कहते ही भाषा उसका एक अंग हो जाएगा। तो अभी हम लोग भोजपुरी तो कहते हैं लेकिन लैंग्वेज तक में ही रह जाते हैं, या अपने भोजपुरी के पहनावा होके, त्योहार होके, पर्व पवनी होके, चाहे भोजपुरी के हिसाब से घर के बनावट होके, खान पीन होके, सजावट होके, सब तो वेस्टर्न कल्चर। तो आप कितना उस मामले में मतलब अपने आप को प्रिपेयर्ड पाते हैं कि भोजपुरी हमको कल्चर लेके चलना है या भाषा काफी है, या किस हद तक भाषा को भी ले जाए? समग्र में तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भोजपुरी कल्चर को ही लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि अब भोजपुरा क्षेत्र का कहें, जहाँ मधेश की बात करते हैं, मधेश के अंदर की विविधता की बात हम लोग करेंगे, तो भोजपुरी भाषी जो लोग हैं उनका अपना मतलब कल्चर है, संस्कृति है। तो समग्र में उसको लेके चलना है, उसको बचाना है, उसको और प्रवर्धन करना है। प्रवर्धन इस मायने में कि जैसे कि अब जो चीजें
प्रैक्टिकल है आज के दिन में उसको आगे बढ़ाएं। कुछ चीजें होंगी जो आज थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं है डेली लाइफ में, कुछ चीजों को तो हमें छोड़ते जाना पड़ता है वक्त के साथ, लेकिन हाँ उसका एक पार्ट भाषा है। तो मुझे लगता है ये भाषा जो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, अभिव्यक्ति का एक माध्यम हुआ, इस वजह से थोड़ा इस पे ज्यादा जोर है। और खास करके जो इस समुदाय से निकले आगे इसको ज्यादा समझा, तो इंटेलेक्चुअली भी वो कहीं पे भी है तो इस पे काम करना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगा। संस्कृति के जो अलग अलग वो फैक्टर्स हैं, आपका रहन सहन का तरीका, पहनावा, हमारी कला संस्कृति लगायत का, ये सब चीजों में और बहुत क्या इसको एफोर्ट लगाना पड़ेगा। इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा कम ध्यान गया है उस पे, उतना ज्यादा काम नहीं हुआ है, बल्कि बहुत कम हुआ है। और ये है कि काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो आज काठमांडू में हैं, नेपाल के अलग अलग जगहों पे, अब व्यक्तिगत स्तर पे थोड़ा बहुत कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि साल 2 साल में कभी मिले तो थोड़ा सा चर्चा हुआ, लेकिन संगठित रूप में आज भाषा के लिए जिस तरह हम लोग कर पा रहे हैं अभी उतना नहीं कर पाए, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे अब जैसे कला की बात करें, भोजपुरी कला, गांव में आप जाइए तो खास करके दशहरा दीपावली के टाइम में जो घरों को, मिट्टी कच्ची घरों को लीप के पोत के जो डिजाइन्स बनाए जाते हैं मिट्टी से, और हम लोगों ने जो मधेश लिटरेचर फेस्टिवल का जो वो टाट बनाया था ना, उस टाटी पे वो दिया बनाया हुआ था, वो आज भी हैं जो मिट्टी की घर हैं उस पे बनाई जाती हैं। उसके बाद हर रोजमर्रा के काम में प्रयोग होने वाली जो चीजें हैं, बांस की बनी हुई दौरी, मौनी लगायत की चीजें हुई, कपड़ों का, पहनावा का बात हुआ, जो कि आज देखें तो बाहरी दुनिया में देखें, चाहे आप खास करके बॉलीवुड देखिए, नेपाली सिनेमा जगत में देखिए, एक अलग तरीका से दिखाया जाता है, मजाक की तरह दिखाया जाता है। तो उन चीजों को हम लोग गर्व के साथ अभी पेश नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें हम लोगों को थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इसकी मैं ये भाषा पे जो काम हो रही है, साहित्य पे जो काम हो रहे हैं, उसको मैं बहुत सकारात्मक लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। लंबे समय से काम होता आया था, लेकिन इससे पहले क्या था कि काफी सारे हमारे परसा बारा के ही साहित्यकार लोग हैं, उन्होंने भी काफी काम किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक या तो व्यक्तिगत स्तर पे था या किताबों में सीमित था। और अब हम सब जानते हैं आजकल लोग किताबें कम पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें समय के मुताबिक भी करनी जरूरी है। जैसे अभी जो हाल फिलहाल में मधेश लिटरेचर फेस्टिवल किया गया, और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी, आप लोगों के हौसला अफजाई और शुरुआत की वजह से वो सफल हो पाया, हम लोग भी हिम्मत कर पाए, क्योंकि काफी लंबे समय से हम लोग भी वो छोटे स्तर पे सोचते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि ये सक्सेसफुल भी होगा। तो लोगों को, खास करके युवाओं को किस तरह से आकर्षित किया जा सकता है, तो समय अनुकूल उसको प्रस्तुत करना पड़ा, उनको आकर्षित करते हुए ये चीजें उनको बोला जाता है ना, इंसेप्ट करना पड़ा उनके दिमाग में, तो जाके धीरे धीरे होगा। और ये चीजें जो काफी शुरू से ही कही ना, काम इसमें नहीं हो पाया है, चैलेंज है, ये बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं इसको सकारात्मक रूप में देखती हूँ, इस वजह से कि भाषा और साहित्य में काम पहले से थोड़ा विजिबल हुआ है, तो ये भी होगा। क्योंकि आपको मैं ये भी बताऊं, कुछ लोग हैं हमारे ही फ्रेंड सर्कल के ही हैं जो ये जो पारंपरिक लोकगीत वगैरह है उनकी रिकॉर्डिंग्स पर्सनल रूप में वो लोग सहेज कर रखे हुए हैं, किसी ने कला की चीजें को संग्रहित किया हुआ है। तो इन सब को समेट कर एक साथ आगे बढ़ना और उस पर और काम करना अभी जरूरी है। एक बात आपको जानकारी नहीं होगी, फिर भी चर्चा करते हैं। आपके मधेश की जो आर्ट वर्क है, खासकर घर के बाहर सजाना, दिया लगाना, उसमें चित्रकारी करना या मिट्टी का बनाना, ये हड़प्पा कल्चर से डिराइव होया हुआ है। मतलब आपकी कल्चर जो है पिछले 7000 वर्षों से कैरी फॉरवर्ड हो रही है। जो हमारे पूर्वज जो 7000 वर्ष पहले से बचा रखा है, इस जनरेशन के लोग उसको खत्म ना कर दे, ये मतलब हम लोग को सोचना पड़ेगा आगे के लिए भी। चुनौती ही वही है, क्योंकि जिस तरह से अब अभी ज्यादा चुनौती इस वजह से है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और हम लोग दुनिया की ये चीजों से प्रभावित हो रहे हैं और ज्यादातर वेस्टर्न चीजें अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आसान दिखती हैं और
बंधन मुक्त कहिए ना, लेकिन बंधन मुक्त चीजें मुझे लगता है ज्यादा घातक होती हैं लंबे समय में देखें तो इस वजह से उधर हमारे करवाना है और कुछ नहीं करना है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है उनको रियलाइज कराने के लिए जो पेरेंट्स जनरेशन है उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सब चर्चा करते हैं ना कि आज भी घरों में, बाहर का तो छोड़िए, घरों में कई ऐसी फैमिलीज हैं जो अपनी ही मातृभाषा बोलने में संकोच करती हैं। या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं भोजपुरी भाषी हूँ, कहीं जा रही हूँ, अच्छे बड़े जो कहते हैं ना बड़े लोग हैं, तो वहां पे भोजपुरी बोलने में संकोच करेंगे, लगता है कि शायद हम थोड़ा गंवार या कमतर दिखेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस खुद में पहले बिल्डअप करे कि नहीं, मेरी पहचान ये है, और इसको भाषा खराब नहीं, उसको प्रस्तुत किसने कैसे किया है वो एक मैटर होगा। तो ये चीजें हम लोग घर से शुरुआत करें तो बच्चों में शुरू से अगर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। और इसी दौरान एक एग्जाम्पल मैं जोड़ दूं, जब मेरे बेटे का एडमिशन कराया गया उसके स्कूल में, तो छोटे क्लास में या तो वो नेपाली या इंग्लिश वहाँ पे बोलते थे, तो वो गया तो उसको काफी टाइम लग गया। उसको कोई भी भाषा सिखाया जाता था तो वो बोलता है ना, हम अपन मातृभाषा भोजपुरी बोले। तो सबको काफी अचंबा हुआ, लेकिन वो हंसे भी, लेकिन उनको लगा भी कि चलो ये अच्छी बात है बोल के। तो वो काफी कंफर्टेबल था, आज भी कंफर्टेबल है, कहीं पे भी उसको बोलने में हिचक नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बोल रहे हैं कि बचपन से अगर हम वो चीजें, सिर्फ भाषा की नहीं, संस्कृति की बातें भी है, अगर बच्चों में डालें तो बाद में बाहरी चीजें उतना प्रभाव नहीं कर सकती जब आप अंदर से डिटरमाइंड हो, शुरू से लगना जी। खैर, आज हम लोग हिंदी में इसलिए बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचे। मेरा मातृभाषा मारवाड़ी है, तो मेरे बच्चे मारवाड़ी बोल लेते हैं। बच्चे के बच्चों को सिखाने में जोर तो आ जा रहा है, पढ़ना इंग्लिश मीडियम में जी। प्रॉब्लम ये है, फ्रेंड लोग मिल रहे हैं वो हिंदी या नेपाली बात करने वाले। आप कुछ सिलेबस में नेपाली कोर्स भी है, सिनेमा देखेंगे हिंदी, या कार्टून देखेंगे तो वो भी अंग्रेजी में, और हम बोलते बात करो मारवाड़ी में, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। भोजपुरी में भी कमोबेश बच्चों का यही है, हाँ। 5 भाषा कैरी ऑन करके चलना पड़ता है आज के दिन में। हमें बच्चों को तो 6 भाषा। खैर, आगे बढ़ने वाले 25-30 वर्षों में आप अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे, कल्पना कीजिए। अगले 25 साल में हम क्या है कि जिस भी पोजीशन में रहूंगी, सोशल सेक्टर से तो जुड़ी रहूंगी, ये कंफर्म है। वहां पे इस हिसाब से लीड करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है ना, जो भी काम करो, मतलब काम के लिए काम नहीं, थोड़ा करो, कम करो, लेकिन सबसे पहली चीज होती है कि आत्मसंतुष्टि। तो सोशल सेक्टर ही मेरा फोकस रहेगा। दूसरा, राजनीति में अगर कहें तो बात तो बड़ी है, लेकिन कहते हैं जो होगा अपनी जगह पे है, लेकिन कहते हैं ना, उद्देश्य के लिए उड़ी चुनु चंद्र है। इंशाल्लाह एटलीस्ट होप कर सकते हैं कि वो टाइम आए कि शायद प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन हाँ, मुश्किल बहुत है, ये कह रही हूँ, लेकिन नहीं, इस पॉसिबिलिटी को मैं ना नहीं कह सकती। अगर वो मौका मिलता है तो मैं उतना मेहनत करना चाहूंगी और उतना काम करना चाहूंगी। अब रही चुनौतियों का बात, तो वो तो है ही। अभी लोकल लेवल में काम करने पर जब इतनी सारी राजनीतिक चुनौती आ सकती हैं तो वो तो बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, 25 साल भी है हमारे पास। एक बात हम पूछने ही वाले थे, नेपाल का एकेडमिक जो मैकेनिज्म है किसी से छिपा हुआ नहीं है, और आपको भी मालूम होगा बच्चे आज के दिन में 1 क्लास से 9 क्लास तक में फेल भी होते हैं तो उनको प्रमोट किया जाता है क्लास में। तो परीक्षा का जो प्रेशर होता था बच्चों को फेल होने के पीछे, जो उनका साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, उससे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक कदम चलाया होगा, आई एज्यूम। बट उसका वो बोलते हैं ना बैक फायर, क्या हुआ, बच्चे पढ़ने में सीरियस ही नहीं रहे, क्योंकि पास तो होना ही है। हाँ। 10 कक्षा तो फिर वही है आयरन गेट जी। 25-30 वर्षों के बीच में दौरान में आप, मेरा मतलब आशीर्वाद, आप शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, क्या क्या करेंगे शिक्षा मंत्री की हैसियत से? एक तो उस टाइम का सिचुएशन कैसा होगा, क्योंकि काफी कुछ फास्ट बदल रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि
एक तो एक्सेसिबल होना चाहिए एजुकेशन, हम आज भी करते हैं कि सबके लिए एक्सेसिबल हो, रियल मीन्स में होना चाहिए, क्योंकि आज सरकारी स्कूलों की बात करें तो काफी कुछ हुआ भी है, लेकिन फिर भी देखें तो संतोषजनक नहीं है। सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता में रखते हुए जो एज अ होल में कहीं ना वर्ल्ड लेवल की जो सिलेबस कहिए कि प्रैक्टिकल चीजें उसमें इंक्लूड कराना चाहूंगी मैं, और थेरेटिकल से ज्यादा मैं वो जो होता है ना वोकेशनल चीजों का उन पे ज्यादा जोर देना चाहूंगी। और अब ये जो आपने कहा कि बच्चों को मेंटल प्रेशर कम हो बोल के ये एक सिस्टम शुरू हुआ है, एक तरह से काफी अच्छा तो है, लेकिन किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर होना चाहिए। जब तक आपका एक डेडलाइन नहीं होता, एक थोड़ा सा प्रेशर आप नहीं लेते हो, वो काम बेहतर तरीके से या इन टाइम नहीं हो पाता। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। और 25 साल तो अभी के हिसाब से देखें तो काफी लंबा टाइम है ये एजुकेशन सेक्टर में। तब तक मुझे लगता है सिनेरियो काफी बदल चुका होगा, लेकिन समग्र में देखें तो जो होगा वर्ल्ड सिनेरियो में उसके हिसाब से काम मिले, जो उनके डेली लाइफ या अर्निंग्स में भी काम लगे, लेकिन उसके साथ साथ उनके रूट से भी उसको जोड़े। और सब चीजें तो अपनी जगह पे हैं ही, कि टीचर्स की बातें हुई या उसके अंदर के जो भ्रष्टाचार हैं। सबसे बड़ी चीज तो अगर मेरे हाथ में आया ना, अब कितना प्रैक्टिकल होगा कहना, लेकिन आज किसी भी राजनीतिक दल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम कहिए तो टीचर्स एसोसिएशन है, लेकिन पर्सनली देखें तो जरा भी वो चीज अंदर से होता है ना, ठीक नहीं लगता कि टीचर्स राजनीति से दूर रहते, चिकित्सक लोग राजनीति से दूर रहते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। तो मेरा बस चले तो इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली में लागू करवाऊंगी। ये तो गनीमत है, माँ लोगों का अपना पॉलिटिकल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना, फलाना अखिल मदर संघ, हाँ नेपाल मदर संघ, बचे हुए मम्मी पापा लोग, हर जगह कैंडिडेशन है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप नेपाल के बहुत हिस्सों में घूमी होंगी, आयोजुम, पहाड़ी इलाकों में, मधेश के इलाकों में, तराई में। सबसे प्यारा जगह कौन सा लगता है जहाँ बार बार जाने को मन करता? 2 जगहों को मैं कहूंगी। एक तो मुझे बंदीपुर में गई थी, बहुत अच्छा लगा था, वेरी ट्रू, और मौसम भी वैसा ही था, तो काफी अच्छा लगा। और उसमें उस टाइम एक माँ के लिए उसके बच्चे से ज्यादा प्रिय तो कोई नहीं होता, बच्चे और अम्मी जान के साथ थी, तो माहौल भी वैसा था, तो वो भूल नहीं पाती। तो वो एक फिर से जाना चाहूंगी। और एक पोखरा 3-4 बार गई, लेकिन वहां पे कितनी भी बार आप जाओ मन नहीं भरता, लगता है कुछ बाकी रह गया देखना। और जब पहली बार गई थी एज ए स्टूडेंट, मैं अभी स्कूल नहीं कॉलेज में थी, तो सब लोग गए थे, टीम थोड़ी बड़ी टीम गई थी, तो उसी टाइम मन में ये आ गया था मेरा जो हस्बैंड होगा मैं हस्बैंड के साथ यहाँ पे जरूर आऊंगी, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। 3-4 बार गई, हर बार अकेले जाना पड़ा है, तो ये अभी पूरा करना बाकी है। ये सुना देंगे पॉडकास्ट। तो ये उनके साथ जाना, अब 2 तो नहीं, अब 3 आदमी का जाना जरूरी है वहां पे, क्योंकि वो अधूरा सा, अभी भी पोखरा इतनी बार जाने के बाद भी अधूरा सा लगता है। अमेरिका में हम लोग एकरॉन सिटी में गए थे, बहुत पॉपुलर नहीं है, इवन वहां पे हम लोग जब गए थे एक टीम में ही गए थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि आप लोग को यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, लेकिन एकरॉन में जो कई चीजें मैंने देखी, वहां की वास्तुकला, पुरानी घरों को जिस तरह से संरक्षित किया गया है, और ये बाहरी अमेरिका को जैसे हम देखते हैं ना, वो नहीं, ये टिपिकल चीजें जो देखने को मिली। तो इस वजह से वहां पे काफी कुछ अभी भी सीखने को, देखने को है। या फिर ये संघ संगठन भी कैसे काम कर रहे हैं, वहां के सोशल मुद्दा सब जो है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी वो ग्रामीण, जैसे हम लोग यहाँ के ग्रामीण एरिया में देखते हैं ना, वहाँ के ग्रामीण एरिया, तो वहां पे मैं फिर से जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां पे सीखने की बहुत सी चीजें हैं। एकदम ईमानदार बात। जैसे जापान में भी क्योटो एक जगह है, उसको एंशिएंट जापान ही बोला है, बचा रखा है, वहाँ के लोगों ने बचा रखा है, जापान ने बचा रखा। वहाँ जाएंगे तो ऐसे लगे यार ये नेपाल आ गए हैं। तो बड़ा प्यारा प्यारा घर, छोटा छोटा, मतलब जापान से बिल्कुल हटके, और साफ सुथरा। खैर वहाँ तो कहना ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। नया जन्म लेने की उम्र में आ गई, 50 वर्ष 60 वर्ष बाद, तो क्या आपका सोच रहेगा, नेक्स्ट बर्थ किस रूप में लेना चाहेंगे, लड़का या लड़की? मैं तो लड़की ही बनना चाहूंगी। लड़कों का भी अपना होगा, प्लस माइनस अपना सोच।
लड़कियों का भी है, पर फिर भी चैलेंजेस होने के बावजूद जब आप चुनौतियों का सामना करके कुछ थोड़ा ही सही कुछ हासिल करते हो तो एक अलग खुशी होती है। खास करके मुझे क्या लगता है कि और औरतों में एक अलग तरह की इमोशनल एबिलिटी होती है चीजों को समझने की, या अफेक्शन वो उनका जो होता है परिवार के प्रति या हर चीज नेचर के प्रति आप कह लीजिए, या फिर कला संस्कृति की बात करते हैं तो मुझे लगता है ज्यादातर औरतें तो बाय बर्थ बाय नेचर ही उन सब चीजों से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस वजह से भी लगता है कि औरतों की जिंदगियां ज्यादा क्या उसको क्या कहेंगे, ज्यादा अच्छी या ज्यादा प्यार होती हैं कहिए। और आप एक्सपीरियंस्ड हो गई है ना। हाँ, सबसे ज्यादा मुझे लगता है अच्छा, और जो मैंने फील किया कि और चीज तो सब कोई एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन एक माँ बनने की जो खुशी है आज तक अभी तक जितनी भी बड़ी उपलब्धि हुई हो, जो भी हुई हो, जितना भी कुछ भी मिला हो, लेकिन वो एक पल है, वो उससे बड़ा तो मुझे लगता है कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसी चीजें वो एक्सपीरियंस शायद मैं बार बार एक्सपीरियंस करना चाहूंगी, तो एक औरत होके ही मैं उसको एक्सपीरियंस कर पाऊंगी, तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। कहते हैं ना कि बच्चों को जन्म देना एक माँ के लिए भी दूसरा जन्म होता है जी। वो अपने लाइफ को थ्रेट में ही रख के बच्चों को जन्म दे पाती है। तो जाहिर सा बात है वो एक्सपीरियंस, तो बोलते हैं ना, आफ्टर ग्रेट सेक्रीफाइस a surrender to God Almighty, you achieved a certain kind of motherhood, you can say. अब कई अच्छे लोगों से मिली होंगी, कई खराब लोगों से मिली होंगी, कई जगह अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, कई जगह बुरा रहा होगा। तो माता पिता के अलावे कई ऐसे लोगों से भी मिली होंगी जो आपके दिमाग में एक मोरल के रूप में, आदर्श पात्र के रूप में आपको याद आते होंगे। तो उनमें से एक दो जो भी आपको याद हो चर्चा करना चाहेंगे? मेरे जीवन के ये है रोड मैप, चाहे मेरे मोरल, मेरे प्रेरणा के स्रोत। ये आपके शो में ही कहना तो वो थोड़ा वो लगेगा, लेकिन एक तो आप हैं। वाह, क्या नहीं, बात। वजह भी बता रही हूँ क्योंकि बीरगंज जैसी जगह में वो बार बार ये बातें आती है, और क्योंकि ये सच है, यहाँ पे एक व्यापारिक क्षेत्र से होके, जो कि हम लोग भी अभी देखने का एक अलग नजरिया होता है कि ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल ही होते हैं, तो वो उस माहौल में पले बड़े होकर भी आप जिस तरह से मिट्टी से जमीन से जुड़े हुए हैं, ये भाषा संस्कृति की चीजों से आप जुड़े हुए हैं, एक ह्यूमन इमोशंस जो है आप में, तो उसको सच में कहूँ तो मैं काफी जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और इस फील्ड के लोगों में वो चीज काफी कम देखने को मिलती है। तो एक तो वो हुआ, और दूसरे तो पेरेंट्स आपने ऑप्शन से हटा ही दिया। बाहरी लोगों में बड़ी बहन, टीचर, नहीं, हाँ, फैमिली में आप अगर कहेंगे तो मैं अपने हस्बैंड का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि मैंने उनका स्ट्रगल देखा है, जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाहर से वो लगता है कि अब स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है, लेकिन जिस एज में जितनी सारी जिम्मेदारियां, जितनी चैलेंजेस को उन्होंने पार किया और आज भी कर रहे हैं, तो वो मुझे ताज्जुब होता है कि वो स्ट्रेंथ वो कहाँ से लाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन वो भी है। तो मेरे लाइफ में भी, या पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई वैसा वो चैलेंजेस आती हैं, तो मैं देखती हूँ वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो मेरे पास तो कम से कम कहने के लिए, चीजें शेयर करने के लिए हस्बैंड तो हैं, तो उनसे भी कुछ मैं एक सलाह ले सकती हूँ बोल के। तो वो अलग है उनका स्ट्रगल, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और इस वजह से जो भी उन्हें जानते हैं नजदीक से वो उनको अलग ही नजरिए से देखती है। और हमारी अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में तो प्यार तो बाद में आता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी तो जान पहचान ही नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे में भी प्यार बाद में स्टार्ट हुआ। लेकिन शुरू से ही, जब से मैंने उस घर में कदम रखा, शादी फिक्स हुई थी तो तब तो बहुत सारा कुछ था मन में, बहुत ये वो डर, काफी कुछ था, लेकिन वहां से जाने के बाद जब सब कुछ देखा तो अलग लेवल का रिस्पेक्ट तब से उनके लिए मेरे मन में है कि हाँ, मतलब लाइफ को, मतलब जिम्मेदारियां लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए भी
जिस तरह से वो निभाते हैं बिना किसी तामझाम के, जैसे हम लोग कुछ चीजें करते हैं तो वो दिखती हैं बाहर ना, किसी संघ संगठन में कैमरा, फेसबुक वगैरह पे, अब वो माहौल ही हमारा वैसा हो गया, लेकिन वो हमसे ज्यादा करते हैं और वो चाहते भी नहीं कि किसी को पता चले। तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। किताबें भी खूब पढ़ती हैं, तो 2-4 किताब ऐसी सजेस्ट कीजिए आज के यंगस्टर्स को, जो पढ़े तो उनको लगे कि हाँ लाइफ चेंजिंग बुक है, ये पढ़नी चाहिए। किताबों में अभी थोड़ा कम हुआ है, ये भी मैं ऑनेस्टली कहूँगी। ये मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया तो नहीं चलाती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट कहिए काम की व्यस्तता की वजह से। लेकिन अब ये फिक्शन की तरफ कहें तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट कहिए अभी तक का, राधा, जो कृष्ण धरावासी का है। राधा मैं आज तक नहीं भूल पाई। एज फीमेल भी हो सकता है वो इमोशन से मैं ज्यादा जुड़ी, और जिस तरह से उन्होंने राधा कृष्ण की स्टोरी को उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है, वो अलग तरह का है। वो मतलब आज तक कहिए ना, वो एक अलग छाप है उसका। तो फिक्शन पढ़ने वालों के लिए राधा कहना चाहूंगी। सेतो बाग भी अच्छा, बहुत अच्छा है। वो तो सब, हाँ वो तो सबको पसंद है। और दूसरा अभी यूथ को मैं ज्यादातर कहूंगी रॉबर्ट कियोसाकी का धनी बुआ गरीब बुआ, जो है रिच डैड पुअर डैड, ये मैं जरूर कहूंगी उन लोगों को। और भी कई सारी किताबें हैं, लेकिन ये बेसिक ये जरूर पढ़ें, क्योंकि किसी भी सेक्टर में है, मार्केट कैसे काम करता है, आगे कैसे बढ़ना है, उनकी एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ सीखने को मिलती हैं। तो ऐसी कई सारी बुक्स हैं, लेकिन हाँ ये ऐसी चीजों को पढ़ना चाहिए। एक चीज को और क्या देखा कि आप ऑनलाइन पढ़ें, टैब पे पढ़ें, उसमें और बुक्स को पढ़ने में, कागज की किताब जो है वो बहुत फर्क, हाँ वो बहुत फर्क है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक और जोड़ूंगी मैं, अभी सर का जो सीमांत समझना आया, मैं पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन वो थोड़ा, अब मैं बीरगंज से प्रॉपरली तो नहीं हूँ, लेकिन SLC के बाद यहीं पे रही हूँ, और कहीं ना कहीं जो परसा में है बीरगंज से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा वो नॉस्टैल्जिक है। अभी जितना भी पढ़ा है मैंने, तो उसको भी पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो मैंने अपनी पहली किताब पढ़ी थी छमिया, उसका तो नाम ही ऐसा था, लगता था क्या है, ऐसा क्या है, वो भी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। तो किताबें लगता है कि पढ़नी चाहिए, और इंसान की बहुत अच्छी दोस्त है। एक टाइम तो ऐसा था कि मेरे बैग में और कुछ हो ना हो, एक एक्स्ट्रा बुक्स जरूर होती थी। तो इस वजह से वो दो चीजें, मतलब आध्यात्मिक चीजों के अलावा किताब और म्यूजिक, दो चीजें हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं आप किसी भी सिचुएशन में। और हाँ, तीसरी छूट रही है, चाय होनी चाहिए। चाय, हाँ चाय मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट है। काली या दूध वाली? दूध वाली चाय। चाय मतलब दूध वाली होनी चाहिए। नहीं है, लेकिन ही ज्यादा सुनती हूँ, गीत भी सुनती हूँ, पर मेरे मन के करीब गजल ही ज्यादा है। तो उसमें ज्यादातर जगजीत सिंह का, उसके बाद हमारी पंकज उधास का, चित्रा है उनका, तो इस टाइप के गीत हैं। और जैसे इसमें एक है ये, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। मैं जब टीनेजर थी तब से काफी, अब वो तो एज ही वैसा होता है, तो काफी पसंद आता था। तो तब से ये हुआ, और कई सारे हैं, जैसे ये तो वर्ल्ड फेमस कहिए आप, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो पानी ला देगा आँख से। तो ये सब चीजें मतलब ये लगता है कभी भी आप सुन सकते हो। तो लेकिन सबसे ज्यादा जगजीत सिंह का ही मुझे पसंद आता है, सबसे ज्यादा। आते जाते कविता के माध्यम से, या कोई शब्द के माध्यम से, या कोई ऐसा जो बोलते हैं ना, उक्ति बोलते हैं, कोट्स बोलते हैं, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? इसलिए भी ये बात कही थी कि मैं पहले यकीन नहीं करती थी, आजकल मैनिफेस्टेशन में या हम लोग किस पल में कौन सी बात बोलते हैं ना, इस पे बड़ा यकीन होने लगा है। क्योंकि कई ऐसी गलत चीजें हैं जो आप गलती से मुंह से निकल गई वो हो जाती हैं, तो लगता है कि जब वो हो सकता है तो अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। आप ट्रू हैं। राष्ट्रपति रामवरण यादव साहब से एक बार मिला था, राष्ट्रपति बन जाने पहले भी बतौर डॉक्टर भी उनसे मिला, फिर वो महामंत्री थे कांग्रेस में तब भी मिला, स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी मिला। तो मैंने उनसे पूछा आप राष्ट्रपति बनेंगे कभी सोचा था क्या? बोला ना, सपने भी नहीं सोचा था।
अब्दुल कलाम ने भी नहीं सोचा था सपने में, इसलिए वो क्या डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाएगी गॉड नोज, बट कुछ न कुछ तो खुद को सोचना तो पड़ता है। कहाँ आप प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, राष्ट्रपति बन जाए, गॉड नोज, बट एक बना के तो रखना चाहिए। अभी के युवाओं को मैं इतना कहना चाहूंगी कि अभी के समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं हर सेक्टर में, आप किसी भी फील्ड में जाइए, और उसकी वजह से आपका जो बाहरी प्रेशर है, आपके मानसिक रूप में भी दबाव ज्यादा है। इस वजह से आपकी पारिवारिक जीवन भी डिस्टर्ब हो रही है। समग्र में क्या होता है कि हमारी होल लाइफ जो है, एक इंसान के रूप में जब हम पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं एक रैट रेस में वो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ हम खोते जा रहे हैं। करियर सक्सेसफुल बना लेते हैं, बॉडी जिम करके थोड़े पल के लिए अच्छा बना लेंगे, लेकिन मेंटल पीस की कमी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी करिए अपने जड़ों से जुड़े रहिए। सबसे बड़ी बात अपने फैमिली, उसमें भी अपने माँ बाप, पेरेंट्स से जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में लाख कोई कुछ कर ले, माँ बाप जितना बड़ा शुभचिंतक कोई हो ही नहीं सकता, निस्वार्थ। और इसके लिए एक ये चीज, और दूसरा चीज, आपको जो हासिल करना है आपको अपने काम पर फोकस करिए। रिजल्ट पे अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे, या फिर उसने इतना प्रोग्रेस किया, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा तनाव का एक माध्यम बना हुआ है, वो ये कर रहा है, वो ऐसी लाइफ जी रहा है, उसको इग्नोर करना पड़ेगा और फोकस्ड होकर काम करेंगे तो बाकी चीजें जो है, जो प्रकृति है, अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। लेकिन किस वक्त पे कौन सा काम करना है, उस वक्त को हमने जाया नहीं करना है। तो फोकस्ड रहें और अपने जड़ों से जुड़े रहें, बस इतना कहूँगी। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। आज का कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं।